आपका बुक सोल एकेडमी में पुनः हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर सीएम मिश्र आपके सामने उपस्थित हूँ और रशियन रेवोल्यूशन के बारे में अपनी बात को आगे कहूँगा। अभी आपने पिछली घटनाओं को समझा, आपको पुनः ध्यान दिलाते हुए फरवरी 1917 में फूड शॉर्टेज हो गई थी, यानी खाद्य पदार्थों की कमी हो गई थी और जो वर्कर्स थे बहुत परेशान थे। ये डिस्कस हम पढ़ चुके हैं आपसे। ऐसी स्थिति में 22 फरवरी को काम करने वाले वर्कर्स ने तालाबंदी कर दी और मजदूरों ने सरकारी इमारतों को, रिहायशी इलाकों को घेर लिया। मैंने आपको बताया था कि राइट बैंक की तरफ यानी दाएं तरफ जो नदी का किनारा था, उन्होंने मजदूरों ने उनको घेर लिया। ऐसी स्थिति में सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। ऐसी स्थिति में जो प्रदर्शनकारी थे, जो विरोध कर रहे थे, वो तितर बितर हो गए। लेकिन वो बहुत जल्दी यानी 24, 25 फरवरी 17 को फिर से वो वापस आ गए। ऐसी स्थिति में 25 फरवरी को गवर्नमेंट ने यानी राजा ने जो ड्यूमा का गठन किया था उसको भंग कर दिया। ये आपसे हम शेयर कर चुके हैं। और ऐसी स्थिति में डिमॉन्स्ट्रेटर जो हैं वो परेशान हो जाते हैं, प्रदर्शनकारी, और परेशान हो करके 27 फरवरी को पुलिस मुख्यालय पर हमला कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार ने यानी जार निकोलस सेकंड ने घुड़सवारी सेना को तैनात कर दिया, कैवलरी को, और कैवलरी को मजदूरों पर आक्रमण करने का आदेश दिया। लेकिन उस घुड़सवार सेना ने, कैवलरी ने, राजा के आदेश को नहीं माना। ऐसी स्थिति में सोल्जर्स यानी जो राजा के सिपाही थे, जिन्होंने राजा के आदेश को मानने से इनकार कर दिया था, और स्ट्राइकिंग वर्कर्स जो श्रमिक काम कर रहे थे, वो इकट्ठा होते हैं और उन्होंने दोनों ने मिलकर के एक सोवियत का गठन कर लिया। सोवियत, इसे हम काउंसिल भी कह सकते हैं। एक तरह से रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन को हम सोवियत कहते हैं। और यही दिस वाज द पेट्रोग्रेड सोवियत, यही पेट्रोग्रेड सोवियत थी। और नेक्स्ट डे द डेलीगेशन वेंट टू सी द जार। इनका प्रतिनिधि यानी सोल्जर्स का, स्ट्राइकिंग वर्कर्स के प्रतिनिधि जार से मिलने गए। ऐसी स्थिति में जो जार निकोलस सेकंड के कमांडर थे, उन्होंने राजा को सलाह दी, अनुरोध किया कि राजगद्दी को छोड़ दे। और राजा को भी ऐसा आभास हुआ कि अब गद्दी छोड़ना ही उचित कदम है। ऐसी स्थिति में 2 मार्च 1917 को जार निकोलस सेकंड ने गद्दी छोड़ दी। इस प्रकार सोवियत लीडर्स में सोल्जर्स भी थे, स्ट्राइक वर्कर्स भी थे, और ड्यूमा लीडर्स, यानी जिस ड्यूमा को उसने भंग किया था, तो ड्यूमा के सदस्य, इन लोगों ने मिलकर के एक अस्थायी सरकार का भी निर्माण कर लिया ताकि रूस की राजनीतिक व्यवस्था आगे चल सके। तो पेट्रोग्रेड had led the February liberation that brought down the monarchy in फरवरी 1917। यानी फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में आ गया।
यहाँ तक हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। अब आइए हम आगे आपसे बात करते हैं। फरवरी के बाद, आफ्टर फरवरी, अभी मैंने आपको पिछली घटनाओं की बातचीत की थी, अब हम आगे आपको रूस की क्रांति की घटनाओं से जोड़ेंगे कि फरवरी के बाद क्या हुआ। तो आर्मी ऑफिसर्स, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वेयर इन्फ्लुएंशियल इन प्रोविजनल गवर्नमेंट। यानी जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी, जो जिसका जिक्र मैंने भी किया, इसमें आर्मी ऑफिसर्स, बड़े बड़े लैंड लॉर्ड और उद्योगपति अपना प्रभाव जमाए हुए थे। सोवियट्स लाइक द पेट्रोग्रेड सोवियत वेर सेट अप एवरीवेयर। और पेट्रोग्रेड सोवियत की तरह जगह जगह सोवियत का गठन कर दिया गया। In April 1917, the Bolshevik leader Vladimir Lenin returned to Russia from his exile. 1917 में अप्रैल में बोल्शेविक लीडर लेनिन विदेशों विदेश से वापस आ गया। आपको मालूम है, जब ये फरवरी की क्रांति चल रही थी और रूस में काफ़ी अफरा तफरी थी, ऐसी स्थिति में व्लादिमीर की गतिविधियों को, व्लादिमीर लेनिन, यदि हम व्लादिमीर कहते हैं तो उसका मतलब लेनिन से है, व्लादिमीर लेनिन उसका पूरा नाम था। तो व्लादिमीर लेनिन को भागना पड़ा था क्रांतिकारी गतिविधियों की वजह से। वो अपनी रक्षा करके विदेशों में भाग गया था। और जब ये घटना हो गई, फरवरी वाली घटना हो गई, ऐसी स्थिति में वो अप्रैल में वापस आ जाता है। He and Bolshevik had opposed the war since 1914. तो व्लादिमीर, आप जानते हैं कि बोल्शेविक वर्ग का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था वो, यानी मोटे तौर पर कहा जाए उसका नेतृत्व, बोल्शेविकों का नेतृत्व वही कर रहा था। तो ही एंड बोल्शेविक हैड अपोज्ड द वॉर सिंस 1914, यानी बोल्शेविक वाले और लेनिन ये शुरू से ही प्रथम विश्व युद्ध का विरोध कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस भाग ले। द अप्रैल थीसिस, व्लादिमीर लेनिन ने अप्रैल थीसिस लिखा। आइए देखें ये क्या है। द फॉलोइंग थ्री डिमांड्स वेयर लेनिन्स अप्रैल थीसिस, यानी इसकी 3 मांगे थी अप्रैल थीसिस के अंतर्गत। पहली मांग ये थी, वार बी ब्रॉट टू ए क्लोज, वॉर बी ब्रॉट टू ए क्लोज, यानी जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है वो समाप्त किया जाए, यानी रूस उस युद्ध में भाग लेना बंद कर दे। दूसरा, लैंड बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स, जो भूमि है किसानों को दे दी जाए। अप्रैल थीसिस के अंतर्गत तीसरी बात थी, बैंक्स बी नेशनलाइज्ड, जो बैंक हैं उनको नेशनलाइज किया जाए, राष्ट्रीयकृत किया जाए, वो बैंक सभी राष्ट्र के अंतर्गत आ जाएं, सरकार के निर्देशानुसार ही काम हो। तो अंतरिम सरकार क्या हुआ कि जब ये लेनिन का आगमन हो जाता है, ऐसी स्थिति में धीरे धीरे अंतरिम सरकार की ताकत जो है कमजोर होने लगती है, क्योंकि लेनिन बोल्शेविकों का प्रभाव ज़्यादा जमाने लगता है, यानी बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा। सरकार असंतोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठाने लगी। जो स्थायी सरकार थी वो ये चाह रही थी कि जो रूस की जनता में असंतोष है वो इसको विरुद्ध न उभरने पाए। ऐसी स्थिति में उसने बहुत सारे कठोर कदम उठाए। तो जुलाई 1917 में बोल्शेविकों द्वारा आयोजित किए गए विशाल प्रदर्शनों का दमन किया।
ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या किया कि जो बोल्शेविक जगह-जगह प्रदर्शन कर रहे थे, तो बोल्शेविकों की पिटाई चालू कर दी। उनको मारना-पीटना चालू कर दिया। उनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाना प्रारंभ कर दिया। और ऐसी स्थिति में बहुत सारे बोल्शेविक नेताओं को छिपना पड़ा और भागना पड़ा। बहुत से लोग तो छिप गए और बहुत से भाग भी गए। तो जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया। मैंने आपको बताया था कि अप्रैल थीसिस के अंतर्गत लेनिन ने चाह रहा था लैंड बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स, यानी भूमि जो है किसानों को दे दी जाए। तो जुलाई से सितंबर के बीच में किसानों ने बहुत सारी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया। Encouraged by the socialist revolutionaries, peasants seized land between July and September 1917। बहुत सारी जमीन पर कब्जा कर लिया। अब आइए देखिए, अब फरवरी की जो क्रांति हुई थी, फरवरी क्रांति के बाद क्या हुआ ये आपने जाना। अब अक्टूबर की क्रांति की तैयारी हो रही है, उसके बारे में आप समझे। द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1970। As the conflict between provisional government and the Bolshevik grew, यानी जो अस्थाई सरकार बनी थी और बोल्शेविक, क्योंकि लेनिन रूस आ चुका था, बोल्शेविकों की गतिविधियां बढ़ गई थी और सरकार ने बोल्शेविकों का दमन भी किया था और बेचारे बोल्शेविक छिप भी गए थे, कुछ भाग भी गए थे। तो ये जो अस्थाई सरकार थी और जो बोल्शेविक थे, इनके मध्य झगड़ा बढ़ गया। Bolsheviks supporters in the army, Soviets and factories were brought together। जो बोल्शेविक के सब आर्मी में जो लोग थे, जो बोल्शेविकों के समर्थन में थे, जो सोवियत से थी, जो फैक्ट्रीज थे, ये सब साथ साथ आ गए, मिल गए। A military revolutionary committee was appointed by Soviet under Leon Trotsky to organize the seizure। यानी एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाई गई और वह लियोन ट्रोट्स्की के नेतृत्व में, उसके संगठन में वो काम करना चालू कर दी। आइए देखिए, द अपराइजिंग बिगैन ऑन 24 अक्टूबर। ऐसी स्थिति में 24 अक्टूबर से विद्रोह प्रारंभ हो गया। सेंसिंग ट्रबल, प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की had left the city to summon troops। यानी जो केरेंस्की था, जो प्राइम मिनिस्टर था अस्थाई सरकार का, संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेंस्की सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए शहर से बाहर भाग गया, बाहर चला गया। वो डर गया, उसको लगा कि वो भी कुछ सैन्य इकट्ठा कर ले और इसके बाद फिर आगे देखा जाए, लेकिन वो भाग गया। द शिप अरोरा सेल द विंटर पैलेस। विंटर पैलेस में बमबारी चालू हो गई। अदर वेसल्स सेल डाउन द नेवा एंड टुक ओवर वेरियस मिलिट्री पॉइंट्स। अन्य युद्धपोतों ने नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। मैंने आपको बताया था नेवा नदी थी, मैंने आपको राइट बैंक लेफ्ट बैंक के बारे में बताया था। तो जो अब इन लोगों ने युद्धपोतों के माध्यम से लड़ाई चालू कर दी, तो ये आगे बढ़ते चले जा रहे थे और जितने सैनिक ठिकाने थे उन पर कब्जा करना प्रारंभ कर दिया। ये बोल्शेविकों ने उन सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया, अपने अधिकार में ले लिया। They were heavy fighting, especially in Moscow,
बट बाय दिसंबर द बोल्शेविक कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्राड एरियाज। अब ऐसी फाइटिंग में, ऐसे युद्ध में उन बोल्शेविकों ने मॉस्को को अपने नियंत्रण में ले लिया और उस पर अपना प्रभाव जमा लिया। थोड़ा सा समझें, ये आपके लिए जानना जरूरी है, बीच में कुछ बातें। द डेट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, अभी हम फरवरी और अक्टूबर की क्रांति की चर्चा कर रहे हैं। इनके तिथियों के बारे में आप समझ लें। आइए जानें। रशियन फॉलोड द जूलियन कैलेंडर अंटिल 1 फरवरी 1918, यानी 1 फरवरी 1918 तक रूस में जूलियन कैलेंडर फॉलो किया जा रहा था। द कंट्री देन चेंज टू ग्रेगोरियन कैलेंडर। अब क्या हुआ कि अब यहाँ ग्रेगोरियन कैलेंडर लागू हो गया। पहले कौन सा कैलेंडर लागू था? जूलियन कैलेंडर। लेकिन अब रूस में ग्रेगोरियन कैलेंडर लागू किया, व्हिच इज फॉलोड एवरीवेयर टुडे। और आज भी ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही मान्यता प्राप्त है, लोग उसका ही अनुसरण करते हैं। द ग्रेगोरियन डेट्स आर 13 days ahead ऑफ द जूलियन डेट्स, यानी जो जूलियन कैलेंडर था वो 13 दिन आगे चल रहा था। So by our calendar, the February Revolution took place on 12th March and the October Revolution took place on 7th November। यानी पुराने कैलेंडर जूलियन कैलेंडर के अनुसार तिथि और ग्रेगोरियन कैलेंडर में 13 दिन का अंतर है। ग्रेगोरियन कैलेंडर 13 दिन आगे चलता है। ऐसी स्थिति में जो फरवरी में जो क्रांति हुई है वो 12 मार्च, और जो अक्टूबर में क्रांति हुई है वो 7 नवंबर। इस तरह से तिथि का निर्धारण किया गया। ये आपके लिए जानना जरूरी था, इसलिए मैंने डिस्कस किया। कुछ घटना को समझने के पहले एक बार फिर से रिकॉल कर लें महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। 1850 से 1880 के बीच में रूस में समाजवाद पर बहस छिड़ गई थी, यानी समाजवादी विचारधारा पूरे यूरोप में अपना प्रभाव डाल रही थी और रूस में भी सोशलिज्म पर विमर्श चालू हो गया, वाद विवाद चालू हो गया। 1898 में फॉर्मेशन ऑफ रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। 1858 मैंने आपको बताया था कि रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन हो गया था। मैंने आपको ये भी बताया था 1905 में ब्लडी संडे, खूनी रविवार, और यहीं पर 1905 की रूसी क्रांति हुई थी। 1917 में मैंने आपको बताया कि 2 मार्च को जार ने पद त्याग दिया था, एब्डिकेशन ऑफ जार्स। और 24 अक्टूबर को बोल्शेविक अपराइजिंग इन पेट्रोग्रेड, और 24 अक्टूबर को बोल्शेविकों ने पेट्रोग्रेड में विद्रोह कर दिया था। 1918 से 20 तक सिविल वार हुआ, जिसका डिस्कशन हम आगे आपसे करेंगे, ध्यान रखिएगा। और 1919 में फॉर्मेशन ऑफ कॉमिंटर्न, और 1929 में बिगिनिंग ऑफ कलेक्टिवाइजेशन, सामूहिकरण की प्रक्रिया होती है। ये आप जाने रहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखिए अक्टूबर के बाद क्या बदला, क्या परिवर्तन आया। बोल्शेविक वेर टोटली अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो बोल्शेविक दल वाले थे, जिनका नेतृत्व लेनिन कर रहा था, ये निजी संपत्ति के पूर्ण रूप से विरोधी थे।
Most industry and banks were nationalized in November 1917. लेनिन ने अप्रैल थीसिस के अंतर्गत यह मांग भी की थी और ऐसी स्थिति में जो ज़्यादातर उद्योग थे और बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। गवर्नमेंट टूक ओवर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट और ऐसी स्थिति में सरकार ने इन पर उद्योगों पर और बैंक पर अपना स्वामित्व और मैनेजमेंट स्थापित कर लिया। लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी and peasants were allowed to see the land of nobility। यानी लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी, यानी जो भूमि थी अब समूचे समाज की मान ली गई। पीजेंट्स वेर अलाउड टू सी द लैंड ऑफ नोबलिटी और किसानों को नोबलिटी से कुलीनों से भूमि पर अधिग्रहण करने का अधिकार दे दिया गया, अधिग्रहित करने लगे। इन सिटीज Bolshevik enforced the partition of large house according to family requirements। शहरों में क्या हुआ? शहरों में उन्होंने कहा कि जिनके पास बड़े बड़े मकान हैं उनको भी छुड़ा लिया गया। Bolshevik enforced the partition of large house according to family। अधिक हाउस यानी मकान नहीं रख सकते थे। They banned the use of old titles of aristocracy। जो अभिजात वर्ग पुराने उपाधियों को लिए हुए था उस पर बैन लगा दिया गया। क्लोथिंग कंपटीशन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1918। परिधान प्रतियोगिताएं अब आयोजित होने लगी एंड सोवियत हैट बुद्धि ओनो का वास चोजन और ऐसी स्थिति में जो एक टोपी है उसका नाम था बुद्धि ओनो और ये हेड जो है उसको मान्यता दी गई बुद्धि ओ नोबका। द बोल्शेविक पार्टी वाज रीनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। अब बोल्शेविक पार्टी का नाम द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया, रूसी साम्यवादी दल। आइए देखें, मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोव्स्क में जर्मनी से संधि कर ली। यानी मार्च 1918 की ये बात है और रूस में कुछ ऐसे थे जो चाह रहे थे कि युद्ध जारी रहे। रूस में कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसी पार्टियां थी, तो अन्य राजनीतिक असहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने कहा कि अब हम जर्मनी से युद्ध नहीं करेंगे और ऐसी स्थिति में ब्रेस्ट लिटोव्स्क नामक स्थान पर रूस ने जर्मनी से संधि कर ली और रूस अब युद्ध से पृथक हो गया। ये अप्रैल थीसिस के अंतर्गत बात की गई थी, आपको ध्यान होगा। आइए आगे देखते हैं। Bolsheviks became the only party to participate in the election to all the Russian Congress of Soviets, which became the parliament of the country। यहाँ आप देखें, अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया और अब रूस में एक ही पार्टी रहेगी और वो पार्टी रहेगी कौन सी पार्टी? द रशियन ये कम्युनिस्ट पार्टी।
The Bolsheviks became only party टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। जो चुनाव होगा उसमें कम्युनिस्ट पार्टी ही, बोल्शेविकों की कम्युनिस्ट पार्टी ही चुनाव लड़ेगी। और अब रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत को पार्लियामेंट का दर्जा दे दिया गया है। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को देश की संसद का दर्जा दे दिया गया और एकमात्र पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी ही चुनाव लड़ेगी। रशिया बिकेम ए वन पार्टी स्टेट। यह है बहुत बड़ी बात है। अब रूस में एक ही दल होगा और वही एक दल चुनाव में भाग लेगा और वही संसद में पहुंचेगा। द सेक्रेट पुलिस कार्ल द चेका first and later OGPU and NKVD punished those who criticized the Bolshevik। अब देखिए उन्होंने एक गुप्तचर पुलिस का गठन कर लिया और उसका नाम चेक पहले कहा गया, बाद में उसका नाम OGPU, फिर और उसके बाद NKVD नाम रखा गया। ये क्या थी? गुप्तचर पुलिस थी। और इस गुप्तचर पुलिस ने उन लोगों को दंड देना प्रारंभ कर दिया जो बोल्शेविक का समर्थन नहीं कर रहे थे या जो बोल्शेविकों की आलोचना कर रहे थे, उनको इस गुप्तचर पुलिस ने दंड देना प्रारंभ कर दिया। ये अच्छी बात नहीं थी। और आप आगे देखेंगे कि सिविल वॉर हो जाता है। मेनी बिकेम disillusioned because of the censorship of द पार्टी इनकरेज्ड, यानी पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण। कौन सी पार्टी? बोल्शेविक पार्टी। तो बोल्शेविक पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोगों का मोह भंग हो गया। इस तरह की गतिविधियां अपनाने लगे। ऐसी स्थिति में लोगों का मोह भंग होने लगा। आइए हम आगे देखें। और इन सब का फल यह हुआ कि रूस में गृह युद्ध छिड़ गया, सिविल वॉर। When the Bolsheviks ordered land redistribution, the Russian army began to break up। बोल्शेविकों ने फिर से संपत्ति के विभाजन की बात कही थी और ऐसी स्थिति में जो रसिया की आर्मी थी वो नौकरी छोड़ छोड़ करके अब गांवों की ओर भागने लगे जमीन के लिए। तो सोल्जर्स, मोस्टली पीजेंट्स, विश टू गो होम फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन। वो जमीनों के पुनर्वितरण के लिए भागने लगे। जो सोल्जर्स थे वो भागने लगे। वो चाहते थे गांव में उनको भी जमीन मिल जाएगी। नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट, liberals and supporters of autocracy condemned the Bolshevik uprising। तो जो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट थे, यानी जो बोल्शेविक समाजवादी दल वाले नहीं थे, जो लिबरल्स थे, जो निरंकुश राजतंत्र के अभी भी समर्थक थे, सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी, इन लोगों ने बोल्शेविक के इन कदमों के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई, विद्रोह व्यक्त किया। Their leaders moved to South Russia and organized troops to fight Bolshevik। क्या हुआ कि इन लोगों ने मिलकर के, इनके सभी नेता दक्षिण रूस की ओर चले गए और वहां उन्होंने अपनी सेना का संगठन करना प्रारंभ कर लिया। टू फाइट बोल्शेविक्स, यानी बोल्शेविकों की जो सेना थी लाल सेना के नाम से कही जाती थी और उस लाल सेना के विरुद्ध में नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट, लिबरल्स
एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी वाले ये बोल्शिकों के विरुद्ध हो गए। उन्होंने अपनी सेना बनानी प्रारंभ कर दी ताकि उनसे युद्ध किया जा सके। आइए देखें, ड्यूरिंग 1918 एंड 1919 socialist revolutionary, the Greens and pro-Tsarist whites control the most of the Russian empire। अब देखिए क्या होता है, ये सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी जिन्हें ग्रीन्स कहा गया है एंड प्रो जारिस्ट जिनका ड्रेस व्हाइट था, सफेद था, कंट्रोल द मोस्ट ऑफ रशियन एम्पायर, इन लोगों ने रूसी साम्राज्य पर अपना अधिकार कायम कर लिया। दे वेयर बैक्ड बाई फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप्स, यानी फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटेन के रहने वाले यानी ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और जापान की सेनाओं ने इनकी सहायता की। किसकी? सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी, द ग्रीन्स, द प्रोजारिस्ट, व्हाइट कलर वाले थे, व्हाइट कलर का ड्रेस पहनते थे, इनकी सहायता की और इनके समर्थन में आ गए। All those forces who were worried at the growth of socialism in Russia, इन लोगों ने इसलिए सहायता की, इन लोगों का मतलब फ्रांस, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और जापान की सेना ने इन लोगों की इसलिए सहायता की कि उनको बढ़ते हुए समाजवाद, रूस में बढ़ते हुए समाजवाद से काफी खतरा महसूस हो रहा था। वो नहीं चाह रहे थे कि रूस में समाजवाद फैले, बढ़े। ऐसी स्थितियों में बोल्शिविकों के विरुद्ध उन लोगों ने सहायता की। आइए देखें, एज दीज ट्रूप्स, ये जो सब सेनाएं थी, बोल्शिविक फॉट ए सिविल वार, अब बोल्शिविकों ने इनसे लड़ना प्रारंभ कर दिया। लूटिंग, बैंडिट्री एंड फेमाइन बिकेम कॉमन, यानी इन टुकड़ियों और बोल्शिविकों के बीच चले गृह युद्ध के दौरान लूटमार, डकैती, भुखमरी जैसी समस्याएं बड़े पैमाने पर फैल गईं। अब युद्ध ही छिड़ गया और सहायता भी उनकी हो रही थी। फ्रांस कर रहा था, अमेरिका कर रहा था, ब्रिटेन कर रहा था, जापान कर रहा था। तो सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड एमंग व्हाइट्स took cross step with peasant who had seized land। अब देखिए, जो निजी संपत्ति का समर्थन कर रहे थे कि लोगों के पास निजी संपत्ति हो, उनमें से व्हाइट्स जिनके बारे में अभी हमने जिक्र किया, टू क्रॉस स्टेप विथ पीजेंट्स, इन लोगों ने किसानों के विरुद्ध सख्ती से कदम उठाया और खासकर उन किसानों से जिन किसानों ने उनकी संपत्ति को लूट लिया था। तो सच एक्शंस लेड टू द लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट फॉर नॉन बोल्शेविक, तो इस तरह के कदम से जब किसानों से जमीनें छीनी जाने लगी, ऐसी स्थिति में जो इस तरह के जो कदम थे, इन कदमों की वजह से जो नॉन बोल्शेविक थे, नॉन बोल्शेविक नॉन बोल्शेविक जो थे, वो अब उनका प्रभाव रूस में कम होने लगा। यानी अब बोल्शेविकों का सपोर्ट वहाँ के लोग ज़्यादा करने लगे, क्योंकि वहाँ के किसानों से अब संपत्ति ली जा रही थी, छुड़ाई जा रही थी और उनके विरुद्ध कड़े कदम उठाए जा रहे थे। बाय जनवरी 1920, the Bolsheviks control most of the former Russian Empire। पासा पलटा और 1920 आते आते बोल्शेविकों का इतना प्रभाव बढ़ गया, इतना उन्होंने संघर्ष किया कि उन्होंने पुराने रूसी साम्राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया। They succeeded due to
cooperation with non-Russian nationalities. They succeeded due to cooperation with non-Russian nationalities and Muslim Buddhist, यानी जो इस इन कामों में सबसे ज़्यादा जो सहयोग मिला वो नॉन रशियन राष्ट्रवादी थे, जो रूस के नहीं थे, राष्ट्रवादी थे, और वो मुस्लिम जदीदी थे। इनकी वाह इन सेंट्रल एशिया Bolshevik colonists brutally massacred local nationalists in the name of defending socialism. दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य में से बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किया गया राज्य के अंतर्गत राजनैतिक स्वायत्तता दे दी गई। Autonomy, the right to govern themselves, ऑटोनॉमी का मतलब द राइट टू गवर्न देमसेल्व्स है, लेकिन बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकारों पर कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियां थोप दी। इसमें देखिएगा, तो दिसंबर 22 में रूसी साम्राज्य में से बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किया गया राज्य के अंतर्गत पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दी गई, लेकिन बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकारों पर कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियां थोपी। उनमें से एक है घूमंतुवाद। घूमंतुवाद की रोकथाम के लिए कड़ा प्रयास किया गया। आगे अब हम आपसे कल बात करेंगे। थैंक यू। क्लास आपने अटेंड किया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया।